वेलकम स्टूडेंट्स। मैं हूं आपके सामने विवेक कुमार विद्यार्थी और आप देख रहे हैं कॉमर्स ट्यूब तक। हम आपके लिए लेकर आए हुए हैं मॉडल सेट और उम्मीद करते हैं कि 100% क्वेश्चन इसी सेट से आएगा। हमने इससे पहले वाले वीडियो में मॉडल सेट 1 जो है अपलोड किया हुआ है और ये मॉडल सेट 2 है। मैं इसी तरह से आपके सामने में टोटल मॉडल सेट जो है कुल 5 सेट अपलोड करूँगा। पर सेट में 100 क्वेश्चंस होंगे और यदि आप सही से इसकी तैयारी कर लेते हैं तो हम उम्मीद करते हैं कि 50 में से 50 ऑब्जेक्टिव आपके हाथ में है। बस आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ, कॉमर्स ट्यूब के साथ। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए बिना समय गंवाए हम स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, एक क्लब द्वारा प्राप्त अग्रिम चंदे को चिट्ठे के पक्ष में दिखाया जाता है। जो एडवांस होता है ना वो दायित्व होता है। नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन आय नहीं है। ये जो एंडोमेंट फंड है ना ये आय नहीं है, फंड लायबिलिटी होता है, इनकम नहीं होता है। नंबर डी। आगे है, लाभ न माने वाली संस्था का मुख्य उद्देश्य होता है समाज की सेवा करना। नंबर बी इसका सही आंसर है। प्राप्ति एवं भुगतान खाता सारांश है। ये जो है ना रोकर मतलब सभी पूंजीगत प्राप्ति एवं भुगतानों का, सभी आयगत प्राप्ति भुगतानों का, समस्त आयगत एवं पूंजीगत प्राप्ति एवं भुगतानों का, इनमें से कोई नहीं तो इसका सही आंसर है नंबर सी, समस्त आयगत एवं पूंजीगत प्राप्ति भुगतानों का। चलिए हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। पूंजी कोष की गणना की जाती है। पूंजी कोष की गणना संपत्ति में से दायित्व को घटाते हैं तो जो आता है वही पूंजी कोष कहलाता है। नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, आय एवं व्यय खाता का शेष दर्शाता है। ये शुद्ध आय व्यय पर जो है ना आय की अधिकता या विलोमता। सही आंसर इसका नंबर डी है। आप डी में टिक आउट कीजिए। अगला क्वेश्चन है, लिखित साझेदारी अनुबंध बनाना डैश है। ये ऐच्छिक है, अनिवार्य नहीं है। आप नंबर बी में टिक आउट कीजिए। अगला क्वेश्चन है, किसी समझौते के अभाव में साझेदारी फर्म के लाभ एवं हानि का विभाजन किया जाता है। सही आंसर है इसका बराबर बराबर, नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, साझेदारी फर्म में लाभ हानि का विभाजन किया जाता है। आंसर सही आंसर है समझौते के अनुसार। अगला क्वेश्चन है, साझेदारी फर्म के पुनर्गठन पर संपत्तियों के मूल्य में वृद्धि का परिणाम वर्तमान साझेदारों को लाभ। यही इसका सही आंसर है। नंबर ए में आपको टिक आउट कर देना है, ठीक है ना। फिर अगला क्वेश्चन है, एक्स वाई, एक मिनट, एक्स वाई 2:3 के अनुपात में लाभ बांटते हैं। भविष्य में उन्होंने समान अनुपात में लाभ बांटना तय किया। कौन साझेदार किस अनुपात में त्याग करेगा। तो ये तो आपको जो है ना निकालना होगा। इसका फॉर्मूला होता है ऑल रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ऑल रेशियो दिया हुआ है, न्यू जो है इक्वल है, आप माइनस करेंगे, ये आपका जो आएगा वो आप निकालेंगे। यदि आपको प्रॉब्लम है मैं थोड़ा सा हिंट्स कर देता हूँ। ऑल है ये, एक मिनट, ऑल रेशियो कितना है 2:3 है, तो ये 2/5 न्यू हो जाएगा 1/2, ठीक है ना। तो ये एलसीएम इसका 10 होगा। 5 दूना 10, 2 दूना 4 -5, ये माइनस में आने पर गेन होता है। इसका मतलब है वाई सेक्रीफाइस करेगा। इसका सही आंसर जो है ना वाई बी हो जाएगा। बी में आपको टिक आउट कर देना है, नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, पूंजी पर ब्याज को सामान्यतः मानना चाहिए। पूंजी पर जो ब्याज होता है ना उसको लाभ का विनियोजन माना जाता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, निम्न घटक ख्याति को प्रभावित करते हैं सिवाय। नंबर 1 है व्यवसाय की प्रकृति, नंबर बी है प्रबंध की कार्यक्षमता, नंबर सी है तकनीकी ज्ञान, नंबर डी है ग्राहकों की स्थिति। इसका सही आंसर है तकनीकी ज्ञान, नंबर सी। अगला क्वेश्चन ये आपको कैलकुलेशन करना होगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। 3 वर्ष का लाभ दिया हुआ है, तीनों को आप जोड़ देंगे, 3 से भागा लगा देंगे, फिर जितना होगा उसको 2 से गुना करेंगे, जो आएगा वही आपका गुडविल कहलाएगा। अगला क्वेश्चन है, त्याग अनुपात निकाला जाता है। जब भी कोई न्यू पार्टनर्स बिजनेस में शामिल होता है तो हम त्याग अनुपात निकालते हैं। इसका सही आंसर नंबर सी दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, साझेदार के पूंजी खाते को
क्रेडिट किया जाता है पूंजी पर ब्याज से, ठीक है ना। नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है साझेदार के पूंजी खाते को, ये तो हो चुका है। फिर आगे है ए बी सी 5-3-2 के अनुपात में लाभान्वित बांटते हैं। ए अवकाश ग्रहण करता है, प्राप्ति अनुपात ज्ञात कीजिए। ऐसी कंडीशन में जब क्वेश्चन में कुछ नहीं कहा जाए, जिससे ए चला गया तो ए का रेशियो 5 है, 5 चला गया तो 3-2 बच गया ना, 3-2 ही इसका सही आंसर हो जाएगा। 3-2 न्यू रेशियो या फिर गेनिंग रेशियो कहलाएगा। अगला क्वेश्चन है साझेदार के अवकाश ग्रहण करने पर, साझेदार के अवकाश ग्रहण करने पर समान संचय की राशि को सभी साझेदारों के पूंजी खाते में हस्तांतरित किया जाता है। नहीं, इसका सही आंसर है पुराने लाभ हानि अनुपात में। नंबर सी टिक आउट कर दो आप, ठीक है। अगला क्वेश्चन है साझेदार की मृत्यु पर अंतिम भुगतान होता है निष्पादक को। यदि कोई मर गया तो वो ऊपर से कैसे आएगा? जो उसके घर के मेंबर होते हैं उसको निष्पादक बोलते हैं। इसका सही आंसर है निष्पादक खाता। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। फर्म के विघटन पर साझेदार के ऋण खाते को हस्तांतरित करते हैं। इससे पहले वाले सेट में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। इसका सही आंसर है इनमें से कोई नहीं, क्योंकि पार्टनर्स लोन के लिए हम एक अलग से खाता खोलते हैं, पार्टनर्स लोन अकाउंट, वो आंसर नहीं दिया हुआ है, इसलिए इसका सही आंसर है इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है समापन व्ययों की वसूली खाते के किस पक्ष में लिखा जाता है? खर्चा है, डीआर में होगा, सीधी सी बात है। नंबर सी लगा दो, डेबिट। अगला क्वेश्चन है फर्म के विघटन पर साझेदारों के पूंजी खाते बंद किए जाते हैं। इसका सही आंसर है बैंक खाते के माध्यम से। अगला क्वेश्चन है जब गैर अभिलेखित परिसंपत्ति पार्टनर्स द्वारा ली जाती है तो उसे हम दर्शाएंगे। इसका सही आंसर है वसूली खाते के जमा में। नंबर सी लगा दो। अगला क्वेश्चन है फर्म के समापन पर होने वाले व्यय को हम कहते हैं वसूली व्यय कहते हैं। नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन ये न्यूमेरिकल है, आपको बनाना है, नहीं बनेगा तो आप हमें कमेंट करेंगे, फिर मैं इसको सॉल्व करूंगा। बिना कमेंट किए मैं सॉल्व नहीं करूंगा, राइट। अगला क्वेश्चन है समापन की दशा में यदि कोई पार्टनर्स फर्म का कोई दायित्व ग्रहण करता है तो डेबिट किया जाने वाला खाता है, इसको बोलते हैं रियलाइजेशन अकाउंट। सही आंसर नंबर बी है। अगला क्वेश्चन है साझेदारी फर्म के समापन के समय कृत्रिम संपत्तियों को हस्तांतरित करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, साझेदारों के पूंजी खाता में। न सही आंसर है नंबर ए। अगला क्वेश्चन है साझेदार द्वारा वसूली व्ययों के भुगतान की जिम्मेदारी लेने पर क्रेडिट किया जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। नंबर सी। अगला क्वेश्चन है फर्म के समापन पर वसूली खाते की हानि को किस खाते में डेबिट करते हैं? वसूली की हानि को पार्टनर्स कैपिटल खाते में डेबिट करते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है चिट्ठे में दिखाई गई रोकड़ बाकी का समापन के समय दिखाया जाता है। जो भी कैश बैलेंस है उसको हम कैश अकाउंट में ही दिखाते हैं। अगला क्वेश्चन है फर्म के विघटन पर साझेदारों के ऋण खाते को हस्तांतरित करेंगे। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, इसका सही आंसर है इनमें से कोई नहीं। आप नंबर डी में टिक आउट कीजिए। अगला क्वेश्चन है समापन की दशा में जब कोई पार्टनर्स कोई संपत्ति लेता है, ये भी क्वेश्चन जो है ना आ चुका है इससे पहले, तो हम डेबिट करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट को, वसूली खाते को डेबिट करेंगे, ठीक है ना। आगे है लेनदार। एक मिनट लगता है थोड़ा सा मिस्टेक कर दिए हैं क्या। समापन की दशा में जब कोई पार्टनर्स कोई संपत्ति लेता है, हाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। यदि कोई पार्टनर्स कोई संपत्ति लेता है तो ऐसे कंडीशन में हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट करते हैं। इसका सही आंसर है नंबर बी। अगला क्वेश्चन है लेनदार और देवीपत्र जैसी दायित्वों की वसूली खाते में हस्तांतरित करने के पश्चात भुगतान के संबंध में सूचना के अभाव में ऐसे दायित्वों का पूर्ण भुगतान होगा। नंबर बी इसका सही आंसर है। एक कंपनी अपने अंशों को प्रीमियम पर भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 की किस धारा के अंतर्गत जारी करती है? इसका सही आंसर है 52। अंशधारी प्राप्त करते हैं, अंशधारी को लाभांश मिलता है। अंश आवंटन खाता है, ये व्यक्तिगत खाता है। नंबर ए। ये सब क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है जब प्रवर्तकों को अंश निर्गमित किए जाते हैं तो किस खाते को हम डेबिट करते हैं? जब हम प्रोमोटर को गुड शेयर देते हैं तो गुडविल अकाउंट को डेबिट करते हैं। नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है ऋण पत्रों का शोधन किया जा सकता है लाभों में से, प्रावधानों में से, पूंजी में से, उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर है नंबर डी उपरोक्त सभी, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है ऋण पत्र के शोधन पर प्रीमियम की व्यवस्था समानता के समय की जाती है। ये ऋण पत्र के निर्गमन के समय ही कर दी जाती है। ये सारे क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा आप लोग, रिपीट हो रहे हैं। मॉडल सेट 1 में भी ये क्वेश्चन दिया हुआ था।
अगला क्वेश्चन है शोधन कोष विनियोग है, ये भी क्वेश्चन जो है इससे पहले आ चुका है, ये संपत्ति है। अगला क्वेश्चन है भारतीय कंपनियों को अपना चिट्ठा कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची 111 के किस भाग में दिए गए प्रारूप के अनुसार तैयार करना होता है। ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, नहीं 4 ऑप्शन में जो है 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, तो इसका सही आंसर है 3 भाग सी। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है कंपनियों का आर्थिक चिट्ठा अब तैयार किया जाता है, इसका सही आंसर है नंबर ए क्षैतिज प्रारूप में। अगला क्वेश्चन है कंपनी की ख्याति को आर्थिक चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में किस शीर्षक के अंतर्गत दिखाते हैं। ये कृत्रिम संपत्ति होती है, ठीक है ना, विविध व्यय या इसको विविध व्यय भी बोलते हैं। इसका सही आंसर है नंबर सी विविध व्यय, विविध व्यय, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है या फिर एक मिनट, ये संपत्ति बोल रहा है ना, तो इसको विविध व्यय आप मत लगाइए, इसको गैर चालू संपत्ति में लगाइए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है तरल अनुपात को नाम से भी जाना जाता है, तरल अनुपात को क्विक रेशियो या हिंदी में शीघ्र अनुपात भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा व्यवहार चालू अनुपात में सुधार करेगा। यदि हम लेनदारों को पेमेंट करेंगे तो हमारा जो अनुपात है वो सुधार होगा, नंबर सी इसका। एक मिनट, और कुछ है क्या, माल का उधार करे, नहीं, कहता है कि निम्न में से कौन सा व्यवहार चालू अनुपात में सुधार करेगा। तो ये जो है ना माल का जो उधार करे है, नहीं, ये जो है चालू अनुपात में क्या होगा, सुधार करेगा, ठीक है, क्योंकि इससे क्या होगा, आपका स्टॉक बढ़ जाएगा और आपका क्रेडिटर्स बढ़ जाएगा, दोनों आपका इक्वल हो जाएगा। आगे है ऋण क्षमता अनुपात है, ये शोधन क्षमता अनुपात है, नंबर सी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है स्वामित्व अनुपात स्वामित्व कोष तथा डैश के संबंध को दर्शाता है, तो इसका सही आंसर है अंश पूंजी, ठीक है। आगे है निम्नलिखित में कौन रोकर अंतर्वाह नहीं है। अंतर्वाह का मतलब रुपया आपके पास आ रहा है, तो देनदार में कमी, लेनदार में कमी, हाँ ये जो लेनदार घट रहा है ना, ये अंतर्वाह नहीं है, बल्कि इससे रुपया बाहर की ओर जा रहा है, क्योंकि आपने लेनदार को पेमेंट कर दिया है, रुपया जा रहा है। आगे है निम्न में से कौन एक गैर रोकर मद नहीं है। नगद विक्रय जो है गैर रोकर मद है, ठीक है। ओ क्वेश्चन कहता है गैर रोकर मद नहीं है, तो ये जो नगद विक्रय है ये तो ये भी गैर रोकर मद है, सॉरी ये रोकर मद है। हरास गैर रोकर मद है, ख्याति का अपलेखन नहीं, और इसका सही आंसर हो जाएगा हरास, एक गैर रोकर मद नहीं है, गैर रोकर मद नन कैश आइटम। ये क्वेश्चन थोड़ा सा, एक मिनट थोड़ा सा हम दोबारा इसको पढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन एक गैर रोकर मद, यदि गैर रोकर मद है तो ये हरास तो गैर रोकर मद है, नगद विक्रय ये जो है ना गैर रोकर मद नहीं है, ख्याति का अपलेखन ये गैर रोकर मद, इसका सही आंसर हो जाएगा नंबर ए। एक मिनट, इसका सही आंसर है नंबर ए नगद विक्रय। ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है, आप लोग ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है प्राप्ति एवं भुगतान खाता समानता दिखाता है। ये प्राप्ति और भुगतान खाता प्रायः जो है ना ये जमा शेष ही दिखाता है, नहीं, या फिर डेबिट बैलेंस, क्योंकि इसका बाय बैलेंस सीडी होता है, लास्ट में इसको हम टू बैलेंस बीडी करते हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा नंबर सी डेबिट बैलेंस। प्राप्ति एवं भुगतान खाता है एक वास्तविक खाता है। बकाया चंदा है, ये बकाया चंदा संपत्ति होता है, नंबर बी सही आंसर है। आगे है पुरस्कार कोष से संबंधित आय व्यय को लिखा जाता है। ये कोष से संबंधित है तो इसको जो है ना चिट्ठे के दायित्व पक्ष में लिखते हैं, नंबर सी इसका पुरस्कार कोष से संबंधित आय एवं व्यय, तो फंड से जुड़ा हुआ है तो ये चिट्ठी के बैलेंस शीट में जाएगा। अगला क्वेश्चन है आय एवं व्यय खाता में लिखा जाता है। आय व्यय खाता में जो है नगद उधार सभी तरह की जो है ना प्राप्ति को लिखते हैं, ये जो है नगद उधार प्राप्ति एवं भुगतान को लिखते हैं। फिर इसका जो है एक ऑप्शन दिया हुआ है, इसका सही आंसर नंबर सी ही है, नगद सभी नगद एवं उधार प्राप्ति भुगतान। अगला क्वेश्चन है कौन सा क्रम सही एवं उचित है, मतलब कौन सा क्रम जो है सही भी है उचित भी है, तो ये नंबर बी हो जाएगा प्राप्ति एवं भुगतान खाता, फिर रोकर वही, फिर आय व्यय खाता और लास्ट में चिट्ठा, नंबर बी।
आगे है लाभ न कमाने वाली संस्था का मुख्य उद्देश्य होता है, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, इसका सही आंसर है समाज की सेवा करना। इससे पहले भी आया हुआ है समाज की सेवा करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सचिव को मानदेय का भुगतान है, ये आयगत खर्च है, नंबर ए सही आंसर है। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है, ये तो इससे पहले भी आ चुका है। इसका सही आंसर नंबर सी है, प्राप्ति एवं भुगतान खाता गैर व्यापारिक संस्था तैयार करती है, जबकि रोकर भई जो है ना व्यापारिक संस्थान तैयार करती है। जब आहरण का समय न दिया है तो आहरण पर ब्याज लगाया जाता है। ये जो है ना, जब आहरण का समय न दिया है तो आहरण पर ब्याज लगाया जाता है 8.5 महीने के लिए। मृत व्यक्ति की वसीयत प्राप्त संपत्ति को कहा जाता है, इसको बोलते हैं रिक्त लीज, ऐसी इंग्लिश में बोलते हैं। सचिव को मानदेय का भुगतान है, आयगत खर्च, नंबर बी सही आंसर है। साझेदारी संलेख की अनुपस्थिति में साझेदारों को उनके द्वारा दी गई अग्रिम राशि पर ब्याज दिया जाएगा, 6% रूल कहता है। साझेदारी समझौते के अभाव में साझेदारों की पूंजी पर ब्याज दिया जाएगा, इनमें से कोई नहीं, कुछ भी मिलेगा ही नहीं। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है चालू खाता है, करेंट अकाउंट व्यक्तिगत खाता होता है। आगे है साझेदारों के आहरण पर ब्याज नाम किया जाता है साझेदारों के पूंजी खाता में, नंबर ए इसका सही आंसर है। फिर आगे है साझेदारों की पूंजी पर देय ब्याज प्रभावित किया जाता है, ये लाभ हानि नियोजन खाता में, नंबर सी। आगे है समान लाभ पर वास्तविक लाभ का अधिक कहलाता है, ये सही आंसर है सुपर प्रॉफिट, या हिंदी में बोलते हैं अधिलाभ। फिर ये अगला क्वेश्चन ये न्यूमेरिकल दिया हुआ है, आप ही इसको जो है सॉल्व कर लेंगे। ठीक है ना, मैं सिर्फ अभी जो ऑप्शन दिया हुआ है उसको मैं बता रहा हूँ। ए बी 3 एक अनुपात में लाभ हानि बांटते हैं, सी को 1/4 भाग के लिए भी आपको बनाना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है पुनर्मूल्यांकन खाता में नाम पक्ष पर जमा पक्ष का अधिक, ये तो प्रॉफिट कहलाएगा, नंबर ए। फिर आगे है ये भी आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है ना, किसी साझेदार के अवकाश ग्रहण करने पर अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार की पूंजी खाते को जमा किया जाता है उसके हिस्से की ख्याति से, फर्म की ख्याति से, शेष साझेदारों की ख्याति से। ये तो सिंपल है, उसके हिस्से की ख्याति से ही ना उसको जमा करेंगे हम, दूसरे के हिस्से से क्या मतलब है। वसूली खाता है, वसूली खाता नाम मात्र खाता है। फर्म के समापन पर होने वाले व्यय को कहते हैं वसूली व्यय कहते हैं। ये सब क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। समान लाभ पर वास्तविक लाभ का अधिक कहलाता है, अधिलाभ, ये भी क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, सुपर प्रॉफिट बोलते हैं इसको। जब नया साझेदार ख्याति की रकम के लिए नकद देता है तो फर्म की बहियों में उस खाते को डेबिट करते हैं, कैश अकाउंट को डेबिट करते हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम या गुडविल अकाउंट। अगला क्वेश्चन है किसी साझेदार के प्रवेश के समय पुरानी फर्म की आर्थिक चिट्ठा में प्रदर्शित और विभाजित लाभ को पूंजी खाते में ट्रांसफर करेंगे पुराने साझेदारों के पुराने लाभ हानि अनुपात में, बिल्कुल सही आंसर है ऑल पार्टनर्स के ऑल रेशियो में। अगला क्वेश्चन है अस्थायी संपत्तियों के मूल्य में कमी कहलाती है, ह्रास कहलाती है। अगला क्वेश्चन है साझेदारी फर्म के समापन के समय आर्थिक चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में दिखाए गए लाभ हानि को हस्तांतरित करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। अगला क्वेश्चन है साझेदारी फर्म के समापन पर आर्थिक चिट्ठे के दायित्व पक्ष में प्रदर्शित देय पत्र को हस्तांतरित करेंगे वसूली खाते में, नंबर भी सही आंसर है। फिर आगे है एक फर्म के समापन के समय एक साझेदार 1000 रुपया समापन व्ययों का भुगतान कर दिया, कौन सा खाता डेबिट होगा। तो जब पार्टनर्स किया है तो वसूली खाता डेबिट करेंगे हम। अगला क्वेश्चन है साझेदारी द्वारा वसूली व्ययों के भुगतान का दायित्व लेने पर खाता क्रेडिट किया जाएगा। यदि पार्टनर्स कर रहा है तो पार्टनर्स के पूंजी खाते को सीआर करते हैं, नंबर सी सही आंसर है। जब साझेदार की तरफ से फर्म का वसूली व्यय का भुगतान किया जाता है तो ऐसे व्यय को डेबिट किया जाता है वसूली खाते में। ठीक है ना, वसूली खाते में। अगला क्वेश्चन है साझेदार द्वारा 1 लाख के दायित्व के भुगतान करने का दायित्व लेने पर खाता क्रेडिट होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, साझेदारों का पूंजी खाता, नंबर सी सही आंसर है। आर्थिक चिट्ठा में दिखाए गए रोकड़ से इसको समापन के समय दिखाते हैं, ये तो कैश अकाउंट में दिखाएंगे ना, नंबर भी सही आंसर है। अंशों के निर्गमन पर प्राप्त प्रीमियम को आर्थिक चिट्ठे के शीर्षक में दिखाते हैं रिजर्व एंड सरप्लस, सही आंसर नंबर ए है इसका। अग्रिम याचना पर ब्याज के भुगतान की दर है, अग्रिम याचना पर ब्याज के भुगतान की दर है 6%, नंबर बी, नंबर बी।
बी सही आंसर है। इनमें से कंपनी की पंजीकृत पूंजी कौन सी है? तो ये अधिकृत को ही हम पंजीकृत बोलते हैं। नंबर सी सही आंसर है। लाभांश समांतर दिया जाता है, ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है, इसको बोलते हैं इंग्लिश में पेड अप कैपिटल। नंबर डी सही आंसर है। वित्तीय विवरण शब्द में शामिल है लाभ हानि खाता और आर्थिक चिट्ठा। फिर नंबर डी कहता है ए बी दोनों, ए भी है बी भी है, और हाँ नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, ए बी दोनों। आगे चालू संपत्ति में शामिल नहीं है, तो ये कार जो है चालू संपत्ति आपका नहीं है। नंबर सी सही आंसर। आर्थिक चिट्ठा एक विवरण है, नंबर ए। फिर आगे कहता है कि वित्तीय विश्लेषण हेतु प्रयोग में आने वाले समान साधन हैं, ये तो सभी हो जाएगा ना इसमें जो है आपको, क्योंकि इससे पहले भी रिपीट हो चुका है। क्षैतिज, लंबवत, अनुपात, ऑल ऑफ दीज। अगला क्वेश्चन है कंपनी की वार्षिक प्रतिवेदन को निर्गमित किया जाता है, ये अंशधारियों के लिए। नंबर सी, ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है, आपको ध्यान देना है। और एक लास्ट क्वेश्चन है, सॉरी लास्ट नहीं, सेकेंड लास्ट है कि संतुलन पत्र उद्यम की वित्तीय स्थिति संबंधी सूचनाएं प्रस्तुत करता है। तो दी गई अवधि के लिए इसका सही आंसर नंबर ए हो जाएगा। और एट लास्ट है आदर्श चालू अनुपात है 2:1, ये सही अनुपात है। ठीक है ना। तो ये था हमारा आज का मॉडल सेट 2। हम फिर मिलेंगे आपसे मॉडल सेट 3 लेके, तब तक आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हम आपके लिए लाते हैं एग्जाम से जुड़े हुए सारे क्वेश्चन एंड आंसर। यदि आप हमारे चैनल पर जुड़े रहेंगे तो हम उम्मीद करते हैं कि एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। थैंक्स। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स।